आज हम समाजशास्त्र का परिचय देंगे कि समाजशास्त्र में क्या करता है। समाज का अध्ययन के अलावा समाज के विभिन्न स्वरूपों की कैसे जानकारी होती है, उसकी चर्चा करने के पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ सुझावों से जो प्राय आप जैसे युवा विद्यार्थियों के सम्मुख रखे जाते हैं। जैसे मेहनत से पढ़ोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। ये हम छोटे छोटे बच्चों को घर में भी बात करते हैं, माँ बाप भी बात करते हैं, तो बच्चों को बार बार कहते हैं मेहनत करो, मेहनत से पढ़ोगे तो हमेशा सफलता मिलेगी। यदि दूसरा है, यदि आप विषय अथवा विषय के समूह की पढ़ाई करेंगे, यानी समग्र की विषय को मतलब पूर्णतया से डिटेल में विस्तृत रूप से किसी विषय की आप जानकारी करेंगे तो भविष्य में आपको अच्छी नौकरी की संभावना होती है। आज के तारीख में जब कई बार देखते हैं विद्यार्थी जल्दी जल्दी पढ़ाई करके जल्दी जल्दी डिग्री लेने में विश्वास रखता है, लेकिन पढ़ाई में की गहनता को पढ़ने की और समझने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप जितनी मेहनत ज़्यादा करेंगे तो जब कभी आपको नौकरी के लिए जाएंगे तो आपको विषय की जानकारी होगी, और विषय की जानकारी होंगे तो आप साक्षात्कार जब होगा तो उसमें अच्छे जवाब दे पाएंगे, आपके इस विषय की अच्छी जानकारी होगी और आपका चयन हो जाएगा। अब जब पढ़ाई करते हैं तो दो रूप आते हैं। आदमी या तो नौकरी की दृष्टि से पढ़ाई करता है कि क्या आपके विषय का चुनाव व्यवहारिक है या नौकरी से संबंधित है, क्योंकि समाजशास्त्र दोनों तरह का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में व्यवहारिक अध्ययन भी होते हैं और व्यावसायिक अध्ययन भी होते हैं। यदि आप व्यवसाय ना करते हैं फिर भी समाज का एक समझ और समाज की बोध का ज्ञान समाजशास्त्र से प्राप्त होता है। इसलिए विषय को चुनने के लिए बड़ी समझदारी की आवश्यकता होती है। विषय को चुनने के लिए एक तो तरीका होता है कि आदमी नौकरी शीघ्र आवश्यकता चाहती है और हमारी एक जीवन की शीघ्रता है कि हमें नौकरी चाहिए, पढ़ाई से ज़्यादा अंतर नहीं समझाता है, तो नौकरी शीघ्र चाहिए तो ऐसे विषय का चुनाव करना चाहिए जिसमें ज़्यादा समय ना लगता हो, क्योंकि ज़्यादा समय लगता हो तो उसमें आपको नौकरी भी देर से मिलेगी। तो आइए हम इन सुझावों पर कुछ ज़रा गौर भी करें। पहला सुझाव जो बाकी तीन सुझावों का खंडन करता है, यहाँ से हमें इस बात का प्रारंभिक ज्ञान भी मिलता है कि किस प्रकार समाजशास्त्र मानव समाज का एक अंतः संबंधित संग्रह के रूप में अध्ययन करता है और किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से आपस में अंतःक्रिया करते हैं। आदमी अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से, उसके मन में जिस चीज़ की प्राप्ति करनी होती है उसी प्राप्ति के अनुसार समाज में अपने व्यवहार करता है। समाज शास्त्र का कार्य दो तरह का होता है, एक तो व्यक्तिगत समस्याओं को समझना और दूसरा समाज के या जनहित के कौन से मुद्दे हैं और उनके बीच में व्यक्तिगत और जनहित के मुद्दों के बीच में आपस में क्या संबंध है उसको स्पष्ट करना होता है। यह इस अध्ययन के पहला विषय वस्तु है। समाजशास्त्र की चर्चा जब करेंगे तो विषय वस्तु के बारे में बात करें तो ये पहली विषय वस्तु है कि समाज के व्यक्तियों में और समाज में आपस में क्या संबंध है। इस अध्याय का दूसरा बिंदु यह है कि वर्तमान समय में व्यक्ति कैसे एक से अधिक समाजों से जुड़ा हुआ है और समाज कैसे असमान है या कैसे समान है। जैसे कि आपका पास पड़ोस कैसा है, आपका समुदाय कैसा है, आपकी जाति कैसी है, आपकी जनजाति कैसी है, व्यवसाय कैसा है, राष्ट्र कैसा है इत्यादि में समानता और असमानताओं का विश्लेषण कर सकते हैं। आपने देखा लोग व्यक्ति जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, अंतःक्रिया में आदमी के अपने इंटरेस्ट और हित छुपे रहते हैं। जैसे आपने एक उदाहरण देखा कि हम कभी किसी पार्टी में जाते हैं, परिवार में एक साथ जाते हैं, माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, वाइफ और सब साथ जा रहे हैं, लेकिन जब हम पार्टी के स्थल पर पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे बच्चों को ढूंढते हैं, आदमी अपने साथियों को ढूंढता है और वाइफ अपने साथियों को ढूंढता है। मतलब आदमी अपने अपने इंटरेस्ट से, अपने अपने हित के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार एक दूसरों से अंतःक्रिया करते हैं। ये समाजशास्त्र का एक दूसरा विषय है कि आपस में लोग कैसे समाज के विभिन्न समूहों से जुड़े रहते हैं। तीसरा इस अध्याय का जो इसका परिचय देता है कि समाजशास्त्र समाज में एक विधिवत वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। हम शुरुआत करते हैं
तो ये मैंने कहा कि समाजशास्त्र के 3 पहलू हैं और उन 3 पहलुओं की हम चर्चा की। उन पहलुओं के आधार पर हम समाजशास्त्रीय कल्पनाओं के बारे में सोचेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कल्पनाएं जो इन मुद्दों को, इन तीनों पहलुओं का अध्ययन करते हैं और व्यक्तिगत समस्याओं और जनहित के मुद्दों से जो जुड़ी हुई है और उनके समाधान के लिए हम प्रयास करते हैं। समाजशास्त्रीय कल्पना हमें इतिहास और जीवन कथा को समझने और समाज में इन दोनों के संबंध को समझाने में सहायता करती है, क्योंकि मनुष्य को समझने के लिए मनुष्य का पूरा एक लाइफ स्पेस, जीवन का पूरा स्थिति को समझना पड़ता है कि बचपन से लगा करके वयस्क होता है, वृद्धावस्था होता है, तो उसके व्यवहार उसी काल और उसी परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। उनको हमें समझना, किसी व्यक्ति को समझने के लिए उन सब परिस्थितियों को समझना पड़ता है, क्योंकि कई बार आप देखते हैं समाज की परिस्थितियाँ विभिन्न तरह की होती है। आज व्यक्ति किसी वजह से बहुत अच्छा आदमी होता है और कल वही व्यक्ति बुरे किस्म का व्यक्ति है, और आज जो कल बुरा है कल अच्छा हो जाता है। तो ये कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कौन सी सामाजिक स्थितियाँ हैं, कंडीशन है जो मनुष्य के व्यवहार को बदलती है। उदाहरण के तौर पर कोई वर्ग उठता है और कोई गिरता है। जैसे एक किसान है, मालिक होता है, लेकिन वही किसान कभी श्रमिक बन जाता है। एक व्यक्ति अपनी रोजगारी खोने पर बेरोजगार हो जाता है और एक बेरोजगार रोजगार में जाता है। तो और जैसे वो बदलाव होता है उसी के अनुसार मनुष्य के अंदर सुख और दुख की प्राप्ति होती है। यानी जब सुख होता है तो आदमी का मन उछलता है और दुख होता है तो वो टूट जाता है। तो समाजशास्त्र समाज का जब परिचय हम देते हैं तो एक अंतर संबंधित संग्रह के रूप में अध्ययन करता है। अतः समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूहों और समाजों का अध्ययन करता है। एक सामाजिक प्राणी है। समाजशास्त्र में हम कहते हैं कि समाज प्राणी, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी की तरह स्वयं हमारा व्यवहार इसी की विषय वस्तु है। समाजशास्त्र का सरोकार भी मानक और मूल्यों के प्रति होता है। समाज में कई तरह के मानक मूल्य समाज तैयार करता है और उन मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपना व्यवहार करना होता है, और व्यवहार यदि उस मानकों के अनुसार करता है तो उसको मूल्यों की प्राप्ति, उसकी प्रतिष्ठा होती है और उसको अच्छा आदमी कहा जाता है। यदि मूल्यों को नहीं मानते हैं तो उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है और उसकी एक उसकी आइडेंटिटी का स्वरूप बदलता है और उसे वो दंडित भी होता है। ये सब समाजशास्त्र के और इन सब चीज़ों को जानने के लिए समाजशास्त्र एक अनुभवी का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र के अनुभवी अध्ययन का एक अहम हिस्सा है कि समाजशास्त्र जो दूसरी जो लोगों का व्यवहार कैसा है, लोग क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, कैसी उनकी समस्याएं हैं, वो सामाजिक मुद्दे बनते हैं और व्यक्तिगत रूप पर रहते हैं तो उनकी चिंताएं क्या हैं, उन चिंताओं को, तो इनको समझने के लिए हमें अनुभवी का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र अपने आरंभिक काल से ही स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है। समाजशास्त्र प्रचलित सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों और दार्शनिक अनुचिंताओं और ईश्वरवादी व्याख्यानों से हटकर वैज्ञानिक कार्यविधियों से बंधा हुआ है। हमने जानते हैं कि पहले जो हमारे पास जब वैज्ञानिक अध्ययन नहीं थे तो अंधविश्वासों में विश्वास होता था, वो पूर्वाग्रह होते थे और हम कहते थे कोई व्यक्ति किसी तरह का कार्य करता है तो उसके प्रति पूर्वाग्रह है। बात करते थे आदमी की जाति के लिए भी बात करते हैं तो उसके प्रति पूर्वाग्रह है। उच्च जाति का है तो ये आदमी का व्यवहार ऐसा होता है, निम्न जाति का तो ये व्यवहार ऐसा है, निम्न जाति है तो इस तरह उसकी जाति के अनुसार उसके उस पर एक पूर्वाग्रह बना जाता है और हमेशा उसी दृष्टि से उस आदमी को देखा जाता है। तो जब हम अनुसंधान करने लगे और तथ्यों का संकलन किया और तथ्यों के आधार पर हमने परीक्षण किया और ये जाना कि मनुष्य को जैसे हम देखते हैं वो मनुष्य की परिस्थितियाँ हैं, मनुष्य के बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड को यदि समझेंगे तो हम उसके विभिन्न प्रकारों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार परीक्षण समाजशास्त्री ज्ञान और सामाजिक बौद्धिक ज्ञान में एक अंतर को दर्शाता है कि बौद्धिक ज्ञान खाली एक कल्पनाओं के आधार पर है,
जो पूर्वाग्रह जिसको हम कह रहे हैं या अंधविश्वास कह रहे हैं, एक काम सामान्य बोध कहते हैं उसको, सहज बोध कहते हैं। और वो बहुत सी चीज़ें उससे जब हम उसका वैज्ञानिक तर्क नहीं दे पाते हैं तो हम कहते हैं ईश्वर की कृपा ऐसी है, ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर उसकी विवेचना करते हैं। लेकिन जब से समाजशास्त्र में वैज्ञानिक तरह से अध्ययन करने की कोशिश की तो हम सामान्य बौद्धिक ज्ञान से हट करके हमने कोशिश किया कि तर्क के आधार पर क्या सही है, उस सत्यता को पता। सत्यता भी एक हमारे दृष्टिकोण का ऐसा समाजशास्त्र का बहुत बड़ा रोल। मैं कल भी बात कर रहा था, एक अलग अध्याय में हमने चर्चा भी की थी कि हम ये कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों से कैसे अलग है। जैसे हम कहें कि आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, अब ये सुंदरता का रूप कैसे विश्लेषण किया जाए, ये आपकी नज़र पर डिपेंड करता है, आपकी नज़रिया पे आपके दृष्टिकोण पर है। कुछ लोग आदमी को अपने हित के अनुसार देखता है कि यह आदमी मेरे लिए उपयोगी है तो आप उसकी तारीफ करते हैं, और कुछ लोग उसको अपना अहित के अनुसार देखते हैं तो उसकी बुराई करते हैं। तो ये नज़रिए की बात है, ये दृष्टिकोण की बात है। तो समाजशास्त्र इन दृष्टिकोणों का अध्ययन करता है और उनका सत्यता की प्रक्रिया है। तो इसलिए हम बौद्धिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान में अंतर समाजशास्त्र करता है। उदाहरण के तौर पर सामान्य बौद्धिक ज्ञान एक प्रकृतिवादी या व्यक्तिवादी है। जैसे गरीब लोग हैं तो लोगों का कहना है कि लोग गरीब इसलिए हैं कि वे काम से जी चुराते हैं। ये प्रकृतिवादी व्याख्या है, ये व्यक्तियों के अपने अनुभवों के आधार पर आ गया है। लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से गरीबी का कारण वर्ग समाज में असमानता की संरचना है ना। अतः सामाजिक परिस्थितियों को समझना बहुत आवश्यक है। प्रारंभिक आधुनिक काल में विचारक इस बात से सहमत थे कि ज्ञान में वृद्धि से सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान संभव होता है। यदि हम ज्ञान का सही तरह से उपयोग करें और वैज्ञानिक तरह से तर्क के आधार पर उसका विश्लेषण करें तो हमारी जो समस्याएं हैं या व्यक्ति की बुराइयां हैं उनके समाधान ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी विद्वान अगस्त काम्ट, जिनको कि समाजशास्त्र का संस्थापक या जनक कहा जाता है, उनका विश्वास था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा या मानव कल्याण के लिए अध्ययन करता है, मनुष्य के विकास के लिए अध्ययन करता है। इसी तरह का अध्ययन कार्ल मार्क्स एवं हर्बर्ट स्पेंसर के कार्यों में भी ये दृष्टिगोचर होता है। कार्ल मार्क्स ने भी एक गरीब और अमीर के भेदभाव के अंतर की भी चर्चाएं की, और उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स ने अपनी एक स्लोगन भी दिया कि सारे मजदूर वर्ग एक एकत्रित हो करके और पूंजीपति वर्ग के खिलाफ एक आंदोलन लाएंगे और समाज में समानता लाने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह हर्बर्ट स्पेन ने समाज का किस प्रकार विकास हुआ प्राचीन समय से आधुनिक समाज तक, उसका उद्विकासी तरह से अध्ययन किया। तो इस तरह हमने देखा कि समाजशास्त्र समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, और हमने ख़ास तौर से जो अंतर देखा, जो मनुष्य के बौद्धिक और ईश्वरीय ज्ञान के अलावा हमें तार्किक ज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान में दोनों में क्या अंतर है, और वो समाजशास्त्र वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर अनुभविक अध्ययन करके समाज में सत्यता को प्राप्त करता है और समाज की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता है। तो समाज में दो तरह के होते हैं, एक व्यक्तिगत समस्याएं और एक समाज के खास मुद्दे हैं, जैसे गरीबी, अमीरी, इस तरह के मुद्दे जो आज के समय में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए उसका हम वैज्ञानिक तरह से अध्ययन करते हैं। यही समाजशास्त्र का लक्ष्य है और समाजशास्त्र का परिचय है। आज हमने समाजशास्त्र के परिचय देने की कोशिश की। समाजशास्त्र समाज में, समाज के व्यक्तियों में आपस में किस प्रकार के आपस में संबंध है और वे समाज में कैसे अंतःक्रियाएं करते हैं, और ख़ास तौर से जब हम बातें करते हैं तो कुछ हमने सुझाव भी दिए और उन सुझावों के बारे में हमने कुछ कल्पनाएं की। जब समाजशास्त्र उन कल्पनाओं को जो पूर्वाग्रह हैं और आदमी के प्रति अंधविश्वास है उनको कैसे दूर किया जाए, इस पर चर्चाएं की।
और ख़ास तरह से दो तरह के ज्ञान को, एक सहज ज्ञान, सहज बोध जिसको कहते हैं बौद्धिक ज्ञान, जो कॉमन सेंस के आधार पर मिलता है, जो कोई वैज्ञानिक नहीं है, तर्क नहीं है, लेकिन समाज में रहते हुए आदमी उस ज्ञान को प्राप्त करता है। दूसरा है समाजशास्त्रीय ज्ञान, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और उसमें अनुभविक अध्ययन किए जाते हैं, एम्पिरिकल स्टडी की जाती है। तो और दोनों में हमने अंतर बताने की कोशिश की है कि जिसको लोगों को सत्य दिखाई देता है वो दूसरे क्षण में असत्य होता है, और जो असत्य दिखाई देता है वो सत्य होता है। इसके लिए हमें अनुभविक अध्ययन करने पड़ते हैं, और समाजशास्त्र अनुभविक अध्ययनों की पद्धति द्वारा ही सत्य की खोज करता है और मनुष्य की चिंताओं को दूर करता है और समाज के मुद्दों के समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। अतः हमने आज जो समाजशास्त्र के परिचय में मनुष्य की व्यक्तियों की परेशानियों और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की, जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपको इस दोनों इशू पर, दोनों मतलब सामाजिक मनुष्य की व्यक्ति की परेशानी और सामाजिक मुद्दों को समझने में सहायता मिलेगी। समाजशास्त्री इसके लिए समग्र का अध्ययन करता है।